राधे राधे आप सभी को। आज हम एलन एकेडमी के इस चैनल पर और इंडियन पॉलिटी जो है वो शुरू करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी जो है वो हम जीरो से शुरू करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप और रेलवे, एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंडियन पॉलिटी जो है वो हम जीरो से शुरू करके लास्ट तक पढ़ेंगे और आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इंडियन पॉलिटी का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और अगर किसी स्टूडेंट के मन में ये भ्रम है कि मेरे को इंडियन पॉलिटी समझ में नहीं आती या फिर काफी ज्यादा हार्ड है, तो ये भ्रम दूर कर लें, अन्यथा क्लास कंप्लीट करने के बाद में ऑटोमेटिक जो है वो दूर होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसका पूरे का पूरा पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और जो मैंने पढ़ा दिया उसका टेस्ट होगा आपको, और वो भी आपको और टेलीग्राम चैनल पर होगा, जिसके अंदर पीवाईक्यू है वो उठाए जाएंगे आपको। मतलब जो और क्विज जो होगी उसके अंदर पीवाईक्यू वाले सवाल आएंगे जो पास्ट ईयर और क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे फिर और दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। देखो, इंडियन पॉलिटी या फिर राज व्यवस्था, इसके जैसे जैसे दो तीन नाम आपने सुन रखे होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको उन नामों के है वो मतलब बता देता हूं। तो राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, एक तो आपने राज व्यवस्था नाम सुन रखा होगा, एक आपने राजनीति विज्ञान नाम सुन रखा होगा, और एक आपने राजनीति नाम सुन रखा होगा। मैं आशा करता हूं सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा होगा तो मैं सुना देता हूं। राज व्यवस्था सुन लिया, राजनीति विज्ञान और राजनीति, तीनों नाम सुन लिए। अब देखो इनके मतलब समझते हैं, क्योंकि लगभग तीन चार नाम होते हैं नॉर्मली कॉमन से जो आए दिन लगभग लगभग और हमारे कानों से निकलते हैं। तो राज व्यवस्था क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज व्यवस्था, राज यानी राज्य है और व्यवस्था यानी व्यवस्था है, तो राज्य की व्यवस्था। अब आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई कि राज्य व्यवस्था यानी राज्य की व्यवस्था। देखो, जब अंग्रेज 16वीं सदी के अंदर हमारे भारत में आए थे ना, उस टाइम जो है वो भारत की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो अलग अलग प्रांतों के अंदर, अलग अलग रियासतों के अंदर बंटा हुआ था और हर एक रियासत अपने आप में और एक देश हुआ करती थी, और हर एक रियासत का अपना एक राजा जो अपना खुद का प्रधानमंत्री होता था। आप समझ रहे हो, जैसे मान लो हर भारत के अंदर 543 रियासतें थी। अब 543 या फिर उससे कम ज्यादा जितनी भी थी पूरे पाकिस्तान को मिलाकर के भी, तो उन रियासतों के जो और राजा थे वो अपने और खुद को अपना एक देश मानते थे, और पहली रियासत के अंदर अगर कुछ हो रहा है तो दूसरी रियासत को उससे कोई लेना देना नहीं होता था। तो ऐसा देख के और अंग्रेजों को मौका मिला कि एक ऐसी जगह है भारत जो कि अलग अलग रियासतों के अंदर बंटा हुआ है, और वहां पर अगर हम राज करेंगे तो राज करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वहां पर और सारे के सारे राजा जो है वो एक नहीं है। जब किसी भी घर के अंदर, देश के अंदर या फिर किसी राज्य के अंदर एकता नहीं होती है ना, तो वहां पर जो है वो उसको तोड़ना, उस पर राज करना आसान हो जाता है। ये बात आप सभी जानते हो बेहद ढंग से। वैसे हमारा भारत जो है वो 16वीं सदी के अंदर एक नहीं था, हालांकि 16वीं सदी से पहले भी कई बार एक नहीं था, लेकिन उस टाइम कोई बाहर की रियासत, कोई बाहर की जो शक्ति आती तो उससे मुकाबला है वो कर लेते, लेकिन और थोड़े टाइम बाद में भगा भी देते। लेकिन जैसे मान लो मुगल आए तो वो बाहर से आए थे क्योंकि यहाँ पर एकता नहीं थी, और अरब आए तो एकता नहीं थी, और अंग्रेज आए तो एकता नहीं थी। तो ये व्यवस्था जो है ना वो बिगड़ी हुई थी, और व्यवस्था जो है वो एक करने के लिए, यानी व्यवस्था एक कब होगी, जब एक आदमी होगा पूरे देश का जो शासन संभालेगा और सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा। आप इमेजिन करके ये सोच लो कि अगर घर में 5 सदस्य, 7 सदस्य है, और 5 सदस्य कोई किधर ही जा रहा है, कोई किधर ही जा रहा है, कोई किधर ही जा रहा है, कोई कैसी बातें कर रहा है, कोई कैसी बातें कर रहा है, तो क्या वो घर जो है वो आसानी से और विकसित हो पाएगा? क्या मतलब वो और जो बाकी जो घर होते हैं, जितने होते हैं, क्या उनका मुकाबला कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा ना। इसका मतलब राज्य की व्यवस्था, व्यवस्था यानी एक बंदे के अंडर में होनी और जरूरी है। वैसे ही घर के अंदर दादाजी की चलती है, इधर पिताजी कुछ कह रहे हैं, चाचा जी कुछ कह रहे हैं, तो उस घर की ना ढंग से उन्नति नहीं होती, और मतलब घर है वो एकदम एक्चुअली के अंदर घर जैसा नहीं रहता। वैसे ही आई होप आपको राज्य व्यवस्था जो व्यवस्था आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब राज्य की व्यवस्था कैसी हो, अच्छी हो, बुरी हो, वो सारी डिटेल हम पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान में। राजनीति विज्ञान एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें उसको पूरा नहीं पढ़ना है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है। और एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ टॉपिक हम उठाएंगे, वो किस में उठाएंगे? राज्य व्यवस्था के अंदर।
अब बात आती है राजनीति शब्द पर। राजनीति अगर आप किसी और चाय की थड़ी पर बैठकर 2 बंदे 3 बंदे 4 बंदे आपस में मुख से जो और वार्तालाप करते हो, किसी मुद्दे पर बहस करते हो, एक्चुअली के अंदर वो क्या होती है, वो होती है राजनीति करना। राजनीति एक्चुअली के अंदर होती तो वो है। दूसरा राजनीति क्या होता है, तो दूसरी राजनीति जैसे मान लो आप और चुनाव के अंदर किसी मुद्दे पर आप बहस कर रहे हो, फिर आप ये छेड़ रहे हो कि राजनीति में ये हो रहा है, तो वो राजनीति होती है। तो आई होप आपको तीनों वर्ड्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है, यहां पर एक शब्द आया है राज्य। तो हम जानेंगे कि राज्य क्या होता है, क्या नहीं होता है। सबसे पहले राज्य कहां बना, कहां नहीं बना, राष्ट्र कहां है। तो राज्य, राज्य यानी स्टेट। अब देखो राज्य क्या है, सबसे पहले मैं एक डिफाइन लिखता हूं, उसके बाद में आपको पूरा का पूरा समझाता हूं। तो राज्य क्या है, तो राज्य वह इकाई है, राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय, राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर रहता है। भूभाग पर क्या होता है, रहता है। और एक व्यवस्थित सरकार, व्यवस्थित सरकार जो कि बाहरी दबावों से मुक्त संप्रभु रूप से कार्य करती है। ये राज्य होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने लिखा क्या है, हालांकि मैंने राज्य की डिफाइन लिखी है, डेफिनेशन लिखी है। अब मैं आपको बताता हूं कि राज्य होता क्या है। तो सबसे पहले मैं देखो कुछ वर्ड्स को जो है वो अंडरलाइन कर रहा हूं, बॉक्स में बंद कर रहा हूं। एक तो आता है लोग, दूसरा मैंने कर दिया बॉक्स के अंदर भूभाग को, तीसरा मैंने कर दिया बॉक्स के अंदर बंद सरकार को, और चौथा है अपने पास संप्रभु। अब देखो 4 शब्द जो मैंने लिखे हैं, अब बताओ इन 4 शब्दों को मैंने हटा लूं तो क्या ये राज्य बन सकता है क्या। देखो सीधा सीधा मतलब समझो, राज्य के लिए क्या जरूरी है। तो राज्य के लिए जो एक भूभाग होना जरूरी है। सबसे पहले एक एरिया हो, एक एरिया हो, कोई भी हो, एक निश्चित एरिया हो, उस एरिया पर लोग रहने जरूरी है, तभी तो वो राज्य कहलाएगा। और लोग आपस में लड़ सकते हैं, लड़ाइयां कर सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन लोगों पर कंट्रोल करने के लिए एक सरकार होनी जरूरी है। एक पहले भूभाग होगा, भूभाग के अंदर लोग रहेंगे, लोगों को कंट्रोल करने के लिए सरकार रहेगी, और जो सरकार है वो संप्रभु होगी। संप्रभु का मतलब होता है ऐसी सरकार जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और पूरी तरीके से सक्षम है, दूसरा आंतरिक और बाह्य रूप से उसे कोई रोका टोकी ना करे कि तेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो कहलाता है राज्य। तो आई होप आपको राज्य समझ में आ गया होगा। तो मैंने 4 शब्द लिखे हैं, लोग यानी जनसंख्या, भूभाग यानी एरिया, सरकार यानी गवर्नमेंट, और संप्रभु आपको यानी सॉवरेनिटी। यानी 4 एलिमेंट्स जो है वो राज्य के होने जरूरी है। तो राज्य के कितने तत्व होते हैं, राज्य के 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट्स है लोग यानी जनसंख्या। जनसंख्या ही लोग है, लोग ही जनसंख्या, ये बात ध्यान रखना। दूसरा एलिमेंट्स क्या है अपना, दूसरा है भूभाग। तीसरा है अपना सरकार। राज्य के लिए क्या जरूरी है, सरकार। और चौथा है अपना संप्रभुता, संप्रभु या संप्रभुता, लेकिन पूरा नाम संप्रभुता है। तो 4 तत्व होते हैं राज्य के अंदर। कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि निम्न में से राज्य का कौन सा अंग नहीं है, या फिर निम्न में से राज्य का कौन सा तत्व नहीं है। तो ध्यान रखना, राज्य का जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है। राज्य के कितने अंग होते हैं, 4।
तो आई होप आपको राज्य जो है वो समझ में आ गया होगा, राज्य की डिफाइन जो परिभाषा है वो समझ में आ गई होगी। राज्य के 4 तत्व होते हैं, आप टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा जितना मैंने लिखाया है वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम पर है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसका टेस्ट भी आपको टेलीग्राम पर ही होगा, और टेस्ट के अंदर इनमें से जितने इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे वो तो वहां होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ जो भी पीवाईक्यू है यानी पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम में आया हुआ है तो उनमें से उस क्वेश्चन को उठाया जाएगा और आपकी क्विज के अंदर वो सवाल जो है वो आया जाएगा। लेकिन घबराने की बात ये नहीं कि आज मैंने जितना पढ़ा दिया टेस्ट सिर्फ उतने का ही होगा और उतने में से कोई क्वेश्चन आया है तो ही आपको क्विज के अंदर दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि मैंने आपको मतलब और अनुच्छेद 375 या फिर 392 में आपको और क्विज के अंदर दे दिया, तो ऐसी संभावना जो है वो नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है कि राज्य का अस्तित्व है। अब राज्य आया कहां से वो जानते हैं हम। सबसे पहले हम राज्य राज्य कर रहे हैं, आप इमेजिन करके देखो राज्य सबसे पहले कहां से आया होगा, राज्य कहां से आया होगा। देखते हैं कि राज्य आया कहां से था। तो अपना टॉपिक जो है, हेडिंग जो है वो राज्य का अस्तित्व है। राज्य का अस्तित्व है, राज्य के अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्टेट। तो अपना टॉपिक तो मैं लिख रहा हूं, राज्य का अस्तित्व कैसे हुआ था, राज्य का अस्तित्व कैसे आया था। ठीक है, अब राज्य के अस्तित्व कई सारी थ्योरीज है। नंबर पहली जो थ्योरी है वो है राजत्व का दैवीय सिद्धांत। राजत्व का दैवीय सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या है वो जानते हैं कि राजत्व का दैवीय सिद्धांत होता क्या है। देखो ये बात मैं आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूं। एक्चुअली के अंदर होता क्या है ना कि इमेजिन करो आज जो है वो लोग जो है वो और लोगों का जो झुकाव जो है वो धर्म के प्रति ज्यादा ही है। लोगों का क्या, मेरा भी है, सभी का है। लेकिन इमेजिन करो 2000 साल पहले लोगों का झुकाव जो है वो धर्म के प्रति कितना होगा। एक्चुअली के अंदर बात उस टाइम की है जब एक बंदा मॉर्निंग वाले टाइम में उठा और उठकर उसने लोगों को कहना शुरू कर दिया, लोगों को कहना शुरू कर दिया कि रात मेरे सपने में आए थे भगवान। लोगों ने पूछा कौन सा, तो बंदे ने कहा कि मेरे सपने में आए थे शिव जी, और शिव जी ने मेरे को कहा कि यार इतना इतना एरिया जो है ना इस पर तू राज कर ले। लोगों ने कहा है सच्ची? आदमी ने कहा बिल्कुल। लोगों ने कहा और क्या कहा, तो उस आदमी ने कहा शिव जी ने कहा है कि इस पर तू राज कर ले और यहां से टैक्स ले लिया कर, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। और शिव जी ने यह भी कहा है कि अगर ये गांव वाले तेरे को टैक्स ना देना तो तू एक बार मेरे को बता देना। तो इमेजिन करो उस वाले टाइम जो है वो लोगों का जो धार्मिक पक्ष जो है वो कितना रहा होगा, और लोगों ने मान लिया होगा क्योंकि लोगों को उस आदमी ने बताया था कि अगर आप और मान रहे हो तो ठीक है, नहीं मान रहे तो देख लो अपने हिसाब से, शिव जी न्याय कर देंगे। और लोगों को लगा कि हाँ बिल्कुल शिव जी आए होंगे और इसने इसको कुछ सपने के अंदर कहा होगा और ये राजा है, आज के बाद में इसको टैक्स दे लेंगे, और अगर नहीं दिया तो हो सकता है शिव जी अपने को श्राप दे दे, पाप कर दे। तो ऐसा धर्म के प्रति उस वाले टाइम जो है झुकाव था ही। ऐसे करते करते क्या हुआ, वो बंदा जो है वो राजा बन गया होगा, धीरे धीरे गांव वालों से टैक्स लेना शुरू कर दिया होगा, उसने अपना धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया होगा, और 2 या 3 पीढ़ी के बाद में लोगों ने मानना ही शुरू कर दिया होगा कि भाई यही राजा है, यही राजा, इसका बेटा पोता पड़पोता ऐसे राजा जो है वो बनते रहेंगे। तो ये जो अपना सिद्धांत है, ये जो अपनी थ्योरी है वो है राजत्व का दैवीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा किसका प्रतिनिधि है? तो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा जो है ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है। और अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को, अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। अब देखो राजा जो ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी ईश्वर ने और राजा को बनाया। ईश्वर ने कहा कि भी तू मॉर्निंग वाले टाइम उठ के और तू ये करने लग जाना। हालांकि ईश्वर ने कहा नहीं कहा वो बाद की बात है, लेकिन लोगों ने तो मान ही लिया।
एक्चुअली के अंदर ये और राज्य तो बन नहीं गया। तो एक तो ये तरीका है कि राज्य बना, राज्य का अस्तित्व जो राजत्व का दैवीय सिद्धांत से है। दूसरा क्या है वो जानते हैं। दूसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। दूसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ये थ्योरी क्या कह रही है वो जानते हैं। देखो सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। एक्चुअली के अंदर मैंने आपको बताया कि 1000-2000 साल पहले जो है वो ये जो भारत का जो भूखंड है वो इतनी इस पर जो है वो जनसंख्या नहीं थी और खुला एरिया पड़ा रहा करता था। उसके अंदर लोग रहते थे, ऐसे कबीले के अंदर, ग्रुप के अंदर लोग रहते थे। उस ग्रुप को कहते हैं कबीला। अब इमेजिन करो, या फिर मैंने आपको कह दूं कि भी ये सिद्धांत दिया था, दो बंदों ने दिया था, उनका नाम ही मैं बताऊंगा। तो दो कबीले रह रहे हैं पास पास, थोड़ा मान लो 20 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर के अंतराल के अंदर मान लो। एक कबीला जो है वो कमजोर कबीला है और एक कबीला है वो थोड़ा ताकतवर कबीला है। अब ताकतवर कबीले का एक आदमी जो काफी ज्यादा ताकतवर है, मुस्टंडा से जिम विम जाने वाला मुस्टंडा, और उसने उस कमजोर कबीले के आदमियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिलाओं को छेड़ना, बच्चों को छेड़ना, उनका जो कमाया हुआ धन है वो चोरी करके ले जाना, डरा धमका के चोरी करके ले जाना। उस ताकतवर कबीले के ताकतवर आदमी ने ये सब करना शुरू कर दिया। अब कमजोर कबीले के लोग जो है वो बेचारे वो परेशान हो गए, और लोगों ने और उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा कि लोगों ने कहा कि भी कल सुबह मॉर्निंग वाले टाइम अपने कमजोर कबीले यानी जो भी कबीला रहा होगा सारे के सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाओ, अब हम कुछ ना कुछ है वो इसका उपाय निकालेंगे। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। कमजोर लोगों का जो सरपंच है, मुखिया है, उसने कहा होगा कि यार एक तू बंदा ठीक है, बॉडी शॉडी के अंदर तू भी ठीक है, तू खड़ा हो जा। एक आदमी खड़ा हुआ और उसको कहा कि तू आज के बाद में कमाई नहीं करेगा, हम तेरे को दे देंगे पैसे, तेरे को उससे लड़ना है। उस अकेले आदमी ने कहा कि मैं उस अकेले आदमी से कैसे लड़ पाऊंगा, वो कितना बड़ा मतलब मुस्टंडा टाइप का और मैं थोड़ा कमजोर टाइप का। तो सरपंच साहब ने फिर कहा कि हमारे घर से ना एक एक आदमी तेरे पास आ जाएगा। अब एक एक घर से 100 घर है, 100 आदमी तेरे पास आ गए, एक तू हो गया 101। तू इनको कहना कि कहां लड़ना है, तो ये बंदे लड़ लेंगे, और एक तू हो गया 101 हो गया। और ये क्या, ये कमजोर, ये जो ताकतवर कबीला है इसका जो ताकतवर आदमी है ये क्या, तुम लोग तो किसी को भी चेतावनी दे सकते हो। और उस आदमी ने मान लिया कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अब पूरे गांव वाले इस बात पर तैयार हो गए कि हम पूरी मेहनत कर लेंगे और थोड़ा बहुत धन है वो थोड़ा धन जो है वो सारे इकट्ठा करके इसको दे देंगे। ये आदमी जो है ये थोड़ा धन अपने जो सेना जो है उसको दे देगी, ताकि उनका भी घर चल सके और इस एक आदमी का भी घर चल सके, और ये हमारी रक्षा और कर देगा। ये और कितना बड़ा फायदा है। अब वो ताकतवर कबीले का वो ताकतवर आदमी, पता वो 101 आदमी से भिड़ेगा क्या? नहीं भिड़ेगा, बिल्कुल नहीं भिड़ेगा, क्योंकि उसको भी तो अपनी जान प्यारी है ना। अब क्या होता होगा कि भाई जो 101 आदमी है, जो कि एक राजा है और 100 उसकी सेना है। अब जैसे मान लो एक पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी आई, तो लोगों के दिमाग में ये हो गया कि भाई ये हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। और लोग जो है वो राजा ने जैसे जैसे मतलब धीरे धीरे सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए होंगे, घटाने शुरू कर दिए होंगे, तो वो जो सैनिक है वो तो हो गई उसकी सेना। अब गांव वाले उसको पैसे देते तो इसलिए थे कि तू भी कमाई मत करना, और उसने पैसे फिर वसूलने शुरू कर दिए, तो वो कहलाता है उसका टैक्स। हम और मॉडर्न इंडिया के अंदर आप पढ़ते हो कि भाई टैक्स जो है इतना लेना शुरू कर दिया था कि किसानों ने क्रांति भी कर दी। तो ये शुरुआत के अंदर कुछ सिस्टम जो है ना ऐसा रहा था, और ऐसे बन गया था राज्य। ये सिद्धांत, ये थ्योरी जो है ना, एक दो बंदे, एक का नाम है जॉन हॉब्स। यह सिद्धांत जो है ना, जॉन हॉब्स और रूसो ने दिया था। किसने दिया था? रूसो ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य निर्माण से पूर्व है, राज्य निर्माण से पूर्व है मत्स्य न्याय की स्थिति थी। किसके न्याय की? मत्स्य न्याय की स्थिति थी। मत्स्य कहते हैं मछली को। जैसे समुद्र के अंदर एक बड़ी मछली जो है वो छोटी छोटी कई मछलियों को खा जाती है। एक बड़ी मछली जो है वो छोटी छोटी कई मछलियों को खा जाती है। एग्जैक्टली के अंदर वो कबीले जो थे, मैंने आपको अभी उदाहरण एक स्टोरी दे के आपको और समझाया था कि वो बड़ा जो कबीले का, जो शक्तिशाली कबीले का शक्तिशाली आदमी उन कमजोरों पर अत्याचार कर रहा है।
एग्जैक्टली वैसा सिस्टम ऐसा था जब राज्य बना नहीं था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य निर्माण से पूर्व मत्स्य न्याय की स्थिति थी और राज्य के लोगों ने अपनी शक्ति या फिर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति जो है, अपनी शक्ति राजा को दे दी और राजा ने बदले में उनको क्या दी? तो उनको दी सुरक्षा की गारंटी। सुरक्षा की क्या दी? सुरक्षा की गारंटी दी। तो ये थ्योरी है अपने और राजत्व का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है ना आज तक चल रहा है, आप मानो चाहे ना मानो। आप वोट के आधार पर एक बंदा जो प्रतिनिधि है एग्जैक्टली के अंदर उसको थोड़ी थोड़ी शक्तियां देते हो, और वो जो बंदा और जो नेता बनता है, कोई भी एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर सरपंच बनता है, तो वो आपके अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो एग्जैक्टली ये जो थ्योरी है वो आज तक चल रही है। नेक्स्ट अपनी जो है वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो वो और जानते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कौन सा है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अब देखो, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है? तो मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट कैसे है, वो जानते हैं। देखो 3 नंबर थ्योरी जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अब मन में ये डाउट मत रखना कि मार्कर नीला है और चल काला रहा है। देखो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इस सिद्धांत से पूर्व है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। देखो एक स्टोरी सुनो। एक देश है, एक जगह है जिसका नाम है ग्रीक। वहां पर एक बंदा रहता है जिसका नाम है सुकरात। दिखने में भोला भाला, अनपढ़ सा, गरीब सा बंदा। ऐसे लोगों को ऐसे मतलब लोग उसको देख ले तो ऐसे लोगों को ऐसे घिन सी आने लग जाए कि यार क्या बंदा है, क्या जीवन है इसका। और उस बंदे ने राजा का विरोध किया था। किसने? सुकरात ने। सुकरात ने कहा था कि राजा तू अकेला ही तो न्याय करता है, अकेला ही कानून बनाता है और अकेला ही जो है वो कानूनों को लागू करता है, ये बात ठीक नहीं है। लोगों ने कहा बिल्कुल राजा ही न्याय करेगा, सदियों से करता आ रहा है, और आप होते कौन हो रोकने टोकने वाले। और लोगों ने सुकरात को पागल समझना शुरू कर दिया कि सुकरात फालतू आदमी है, पागल आदमी है, पता है इसको कुछ है नहीं। सुकरात का एक शिष्य बनता है जिसका नाम है प्लेटो। प्लेटो सुकरात का शिष्य इसलिए बनता है क्योंकि प्लेटो को लग रहा था कि कहीं ना कहीं सुकरात बात तो सही कह रहा है। सुकरात बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ आदमी था, और सुकरात ने जो जो बातें बताई वो खुद तो ये लिख नहीं सकता, और प्लेटो ने एक किताब के अंदर बातें लिख दी। किसकी? सुकरात की कही हुई। और उस किताब का नाम है द रिपब्लिक। किताब का क्या नाम है? द रिपब्लिक। और किताब लिखी, उसके बाद में सुकरात की सारी बातें लिखी। धीरे धीरे जो है वो और सुकरात की बातों को मतलब थोड़ा अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगा के और उसने प्लेटो ने बताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्लेटो के स्टूडेंट जुड़ने शुरू कर दिए, और प्लेटो के स्टूडेंट ने कहा कि गुरुजी अलग से कोचिंग चला लो अपने। और प्लेटो ने एथेंस के अंदर एक एकेडमी खोली जिसका नाम है द एकेडमी, और अपने सारे स्टूडेंटों को प्लेटो जी है वो पढ़ाया करते थे। टाबरों को पढ़ाते, शाम को घर आ जाते। लेकिन उन टाबरों के अंदर एक स्टूडेंट जो था वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, और उस स्टूडेंट का नाम था अरस्तु। उस स्टूडेंट का क्या नाम है? अरस्तु। देखो सबसे पहले और राजा का विरोध किसने किया था? सुकरात ने किया था। सुकरात के और जो सुकरात के बाद में सुकरात का जो शिष्य है प्लेटो, उसने हालांकि इनडायरेक्टली विरोध किया था, डायरेक्टली तो जाके नहीं कहा था कि राजा तू हट जा, लेकिन सुकरात की बातें तो लिखी थी। प्लेटो का जो चेला था उसका नाम था अरस्तु, और अरस्तु ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द पॉलिटिक्स। किताब का क्या नाम है? द पॉलिटिक्स। और तब से हमने कहना शुरू कर दिया कि पॉलिटी का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु का एक चेला था जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो कि भारत पर आक्रमण करता है और भारत के राजा पोरस से
समझौता वगैरह जो भी करके वापस चला जाता है। और जो अलेक्जेंडर जिसको अपने वालों ने सिकंदर बना दिया, वो अरस्तु का चेला था। आई बात समझ में। और अरस्तु जिसने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम है द पॉलिटिक्स, और तब से हमने करना शुरू कर दिया कि पॉलिटी का जनक कौन है, तो अरस्तु है। तो एग्जैक्टली ये सिद्धांत जो है ना, ये और इस सिद्धांत पर ही आधारित है। ये सिद्धांत तो बहुत पहले कह दिया गया था। अब हम जानते हैं इस सिद्धांत के बारे में। देखो ये कहानी आपको जाननी जरूरी थी। अब जानते हैं हम ऊपर वाली स्टोरी के बारे में। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यह सिद्धांत देखो क्या है। यह सिद्धांत फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने दिया। किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शासन की तीनों शक्तियों को पृथक कर दिया जाना चाहिए। इसने इतना ही कहा था कि कर दिया जाना चाहिए। हमने कहा तीन कौन कौन सी है? हमने तो एक ही सोच रखी थी। तो इसने कहा था एक तो कानून बनाना, दूसरा कानून लागू करना, और तीसरा जो है वो है न्याय करना। हमने कहा यार इतना दिन तो हमें तो पता ही नहीं था कि 3 शक्तियां होती है राजा के पास, और राजा ने अकेले ने, और तीन काम राजा जो अकेले करता है। तो हमने कह दिया कि आज के बाद में इन तीनों को क्या कर दिया जाना चाहिए, अलग अलग कर देंगे। मोंटेस्क्यू तो चला गया, ये बात ने क्या कर, धीरे धीरे पूरे विश्व ने ये बातें अपना ली। अब कानून बनाएगा कौन? तो कानून बनाएगी विधायिका। लागू कौन करेगा? लागू करेगी कार्यपालिका। न्याय कौन करेगा? न्याय करेगी न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय करेगी, कानून लागू करेगी कार्यपालिका, और कानून बनाएगी विधायिका। इतनी बात आपके समझ में आ गई? बढ़े आगे या फिर क्लास को विराम दे दे? मुझे लगता है आज क्लास जो है वो काफी लंबी चल गई होगी, तो क्लास को यहीं विराम दे देना चाहिए। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट करना, कमेंट में आपके, और कमेंट का सॉल्यूशन जो है वो जरूर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम से ज्वाइन होना ना भूलना। जो पढ़ा है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ जितना पढ़ाया है उसका टेस्ट होगा टेलीग्राम पर। इसमें से कोई सवाल पीवाईक्यू के अंदर जो भी किसी भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है वो आपको टेलीग्राम पर क्विज के अंदर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।